हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खास डिस्कशन लेकर आए हैं जो हर बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम की तैयारी के दौरान हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस को हैंडल करना, सही स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करना और सबसे जरूरी मोटिवेटेड रहना। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि इफेक्टिव एग्जाम प्रिपरेशन कैसे करें, नए सीबीएसई गाइडलाइंस कैसे समझे और मेंटल वेलबींग मेंटेन करने के टिप्स भी आपको बताएंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस इंसाइटफुल डिस्कशन की। तो चलिए हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हमारी बेहद खास मेहमान से। हमारे साथ प्रणय चौहान है, पढ़ले के को फाउंडर, एक लीडिंग एजुकेटर और मोटिवेटर हैं प्रणय, जो अपने इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या फिर टीनेजर्स के मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से डील करना हो। देवास मध्य प्रदेश से अपनी जर्नी की शुरुआत इन्होंने की। प्रणय ने पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया है। क्लास 9th और 10th के लिए इनकी जो कंट्रीब्यूशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्होंने क्लास 9th को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में हाईलाइट किया है। और हमारे साथ हैं अथर पुरानिक, पढ़ले के को फाउंडर, जो कोविड-19 के दौरान एक एडटेक प्लेटफॉर्म को लेकर आए, एक विजन के साथ एजुकेशन को सबके लिए अफोर्डेबल बनाना, जो स्टूडेंट्स के लिए एक लाइफलाइन बन गए हैं। और हमारे साथ हैं शोभित निर्वाण, अपने इनोवेटिव टीचिंग मेथड से इन्होंने मैथ लर्निंग को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एक 5 टाइम टेडेक्स स्पीकर और नेक्स्ट टॉपर्स के को फाउंडर, इन्होंने 1,70,000 प्लस स्टूडेंट्स के लिए लाइव सेशन दिए हैं और 30 प्लस सेमिनार्स पूरे इंडिया में कंडक्ट किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स जो हैं, नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि सबसे कम टाइम में क्या वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं ताकि वो बेहतर परफॉर्म कर सके। एनी वन ऑफ यू? मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट का जो टाइम होता है बोर्ड्स का, उसमें क्या पढ़ना है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी अगर आप सब कुछ पढ़ने जाएंगे, हर एक चीज पढ़ लेंगे, मैं ये क्वेश्चन भी कर लूंगा, ये बुक भी कर लूंगा, तो इट्स जस्ट नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको ये कंसाइज रखना है अपनी प्रिपरेशन को, क्या मुझे ये 5-6 चीजें ही करनी है और मेरे पास में यही टाइम है और इतना ही टाइम है। क्योंकि मेंटली हमको इतना डिफिकल्ट लगता है कि यार मैं इसको कैसे छोड़ दूं, कहीं इसमें से मार्क्स, कहीं इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए। तो इसलिए वो जो होता है ना हैवॉक, उसको हमको कंसाइज करके रखना है कि हमको हर जगह नहीं भटकना है। बिल्कुल हर जगह नहीं भटकना है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, पहले दिन से बहुत अच्छी प्रिपरेशन चलती है, रिविजन्स भी करते हैं, बट रिटेंशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो देखिए, साइंस और मैथ से तो स्टूडेंट्स डरते ही हैं, लेकिन एसएसटी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे मेमोराइज करके रखना बहुत मुश्किल होता है। इतनी डेट्स है, बच्चे अक्सर कहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ टिप्स हैं? पर्टिकुलरली एसएसटी के लिए अगर मैं बताऊं तो मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि आपको ना हर एक इंसिडेंट को स्टोरी के हिसाब से याद करना है। मतलब यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसा समझ रहे हो कि आप कोई टीवी सीरियल देखते हो तो वो आपको कैसे याद हो जाता है एक बार में। अगर उसी चीज को हमने बुक में हाईलाइट किया तो कितना सिंपल रहता है वो। तो सेम चीज हमको करनी है कि जब हम एसएसटी पढ़ रहे हैं तो हमको उसको विजुअलाइज करना है कि हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, और फिर हम उसको जब रीड करेंगे, जब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, आप वन शॉट देख के आपने समझ लिया, फिर आप रीड कर रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें ग्रैस्प होना चालू हो जाएंगी। शोभित बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, मैं वही पूछने वाली हूँ। मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि देखो, हमारे जो जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो हमारे जो केमिस्ट्री के मास्टर थे ना, वो ये कहते थे कि तुम पूरे साल कितनी पढ़ाई कर रहे हो मैटर करती है, पर उससे ज्यादा मैटर ये करता है आखिरी के टाइम पे तुम कैसे बेस्ट रिवीजन करके जा रहे हो। जो आखिरी के टाइम पे अच्छी रिवीजन कर लेगा, जो आखिरी के टाइम पे वो सारी चीजें कर लेगा जो उस समय नेसेसरी है, जो बाकी की भीड़ नहीं कर रही है, तो तुम बाजी मार ले जाओगे। तो मैं तो ये बोलता हूँ। मुझे इसमें एक और चीज लगती है कि जब आखिरी के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि वो चैप्टर को उठा के पढ़ने लगते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, पर लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने क्वेश्चंस करते हो। मतलब कोई भी अगर चैप्टर है, लेट्स से केमिस्ट्री का चैप्टर या मैथ्स का चैप्टर है फॉर दैट मैटर, अगर केमिस्ट्री के अंदर आप बस थ्योरी पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सब कुछ आ गया, आपने बस देख लिया और आपको सब कुछ आ गया, तो वो उससे कुछ नहीं होता। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले कैसा होता था कि वही कुछ गिने चुने सवाल आते थे, वो पढ़ लो और एग्जाम में पूरे नंबर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब वो कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस पूछते हैं, अब वो बीच बीच में से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मैं बताऊं डरा देने वाली चीज क्या होती है? चीजों को याद रखना एट द वेरी लास्ट मोमेंट, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस इतना होता है ना। सीबीएसई बच्चों के लिए एक हवा है, उनको लगता है अब ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाला है, ये एक एग्जाम। ये सोच सोच के इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, डिप्रेशन बच्चों को होता है, तो मेंटली काम रहना भी तो बहुत जरूरी है। बच्चा आखिरी के दिन, जब मैंने ये सुना है बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं, पेपर सामने आया, बच्चा ब्लैंक हो गया, तो इसका जो एक सॉल्यूशन जो मैं बच्चों को बताता हूँ वो ये है कि यार देखो,
जब आज से 100 साल पहले, 150, 2000 साल पहले भी जब युद्ध होते थे तो ऐसा तो नहीं होता था कि राजा उठ के गया और युद्ध में जाके लड़ना शुरू कर दिया। उससे पहले वो सारी चीजें सीखते थे, है ना, जितने भी वो शस्त्र होते थे उनको चलाना सीखते थे। तो तुम जो फाइनल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो ना, उससे पहले एटलीस्ट वैसे कुछ पेपर्स पहले से करके जाओ कि भाई जैसे मार्केट में सैंपल पेपर्स आते हैं, हाँ। तो तुम कोई भी सब्जेक्ट जैसे मैथ्स का है तो मैथ्स के एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 सैंपल पेपर तुम करके जाओ, जिससे कि तुम्हें आइडिया हो कि हाँ यार जो मेरे सामने एग्जाम पेपर आने वाला है ना वो किस पैटर्न का है, तो तुम्हारा दिमाग ब्लैंक नहीं होगा। लेकिन वो ये भी sample तो papers होता है, करना कोई बच्चा जरूरी है। कहता है ये पढ़ लो तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 100 पक्का है, कोई कहता है ये सैंपल पेपर कर लो, तो इतना कुछ है ना मार्केट में। तो ये भी तो बड़ा समझना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या पढ़े, लास्ट मिनट कितना पढ़ सकते हैं। देखो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आती है सैंपल पेपर्स वाली बात। अब हर साल मैं क्या करता हूँ ना, मैं जाता हूँ स्टेशनरी पे और मैं जितने भी ब्रांड्स के सैंपल पेपर आते हैं वो लेके आ जाता हूँ, उनको एनालाइज करता हूँ, जो मेरे को बेस्ट लगते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे इस साल मैंने बताया कि ओसवाल बुक्स के तुम ले सकते हो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब मेरे को ना हर एक सब्जेक्ट के कुछ कुछ सैंपल पेपर लगाने हैं, तो उन्होंने जैसे एक कंबाइन बुक निकाल रखी है कि हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर उस बुक में है, तो एक बुक ले लो, उसमें हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर है, जितना तुम्हें नीडेड है वो उन्होंने दे रखा है, उनको तुम एक बार सॉल्व कर लो और एनालाइज जरूर करो। ये नहीं सॉल्व करके रख दिया कि भाई ठीक है आज मैंने 30 क्वेश्चन लगाए थे करके रख दिया, नहीं नहीं नहीं, जो गलत हुए हैं उनको एक बार देखो कि क्या इसमें गलती थी, कैसे इसको मैं सही कर सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे याद है हमारे टाइम पर क्या होता था, 5 सवाल ये कर लिए हैं, ये सैंपल पेपर कर लिए, इनमें से कोई सवाल आ जाएगा। बट अभी हम बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अब चीजों को थोड़ा बदल के पेश किया जाता है। उसके बारे में आप बताएं कि क्या होते हैं ये क्वेश्चंस, इसके लिए कैसे बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं? एग्जैक्टली तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली है ऐसे कि अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोशल का या साइंस का कोई चैप्टर है, अब वो उस चैप्टर में से कोई टॉपिक पर पहले क्या होता था कि ये 5 टाइप के सवाल आते हैं, ये कर लो हो जाएगा, पर वो अब क्वेश्चन वैसे नहीं देते। अब वो क्वेश्चन उठाएंगे, उस पर एक पिक्चर देंगे और वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन फिर देंगे कि आप इसके अकॉर्डिंग अब बताओ कि आंसर क्या होगा। सो ये क्वेश्चंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, अब एनसीईआरटी के अंदर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो है नहीं, उसमें कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसके लिए भी हमने बुक्स सजेस्ट कर रखी है कि आप कॉम्पिटेंसी वाली बुक्स आती है बहुत सारी, जैसे रिसेंटली मैंने ओसवाल की कॉम्पिटेंसी वाली किताब लाई थी और उसके अंदर स्पेसिफिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सैंपल पेपर्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। सो ऑल इन ऑल अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है एनसीईआरटी पे तो ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते। इन्हें प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू गेट एन अनदर। अब क्या है, सीबीएसई भी मतलब उसको पता है बच्चे चालाक हो गए हैं तो वो भी शातिर हो गई है। आज से पहले क्या होता था, आज से मान लीजिए 5-10 साल पहले उनको पता था कि यार ऑफलाइन कोई मास्टर है उससे जाके वो बच्चा पढ़ रहा है, अब उस मास्टर को भी जितना आता है वो सब वो चीज समझा देगा। आजकल जो ऑनलाइन वाली चीज आ गई है ना, उससे क्या है कंपटीशन इतना बढ़ गया है, सीबीएसई को पता चल गया कि इसने वैसे ही हाई लेवल इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसने वैसे ही हाई लेवल इतने कॉन्सेप्ट कर लिए हैं कि अगर मैं इसको वो एनसीईआरटी का उठा सवाल दे दूंगा ना तो ये तुरंत सॉल्व कर देगा। तो अब वो कंपटीशन टफ बनाने के लिए वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करेगा। और इसमें ना एक हमेशा मैं एक और चीज बोलता हूँ, जब प्रैक्टिस रिलेटेड बात कर रहे हो कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, तो जितनी मेहनत हम थ्योरी पे कर रहे हैं उसका एग्जाम में रिवॉर्ड हमको सिर्फ 20% मिलेगा, जो प्रैक्टिस पे कर रहे हैं उसका 80% मिलेगा। मतलब इसको अगर मैं सिंपल शब्द में बताऊं तो कि हमने क्या, जैसे अथर बता रहा था कि आप एनसीईआरटी रीड करके चले गए, तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने बुक रीड कर ली कि स्विमिंग कैसे करनी है। अब जब तक आप एक्चुअली तालाब में उतरोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि, तो उसके लिए सैंपल पेपर्स होते हैं, उसके लिए ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं कि आप एक्चुअली वहां पर कूद के देखो कि आपने जो किताब में पढ़ा था उसको आप एक्चुअली वहां पर अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, कि बस ऐसे आप डूबते जा रहे हो धीरे धीरे। वही है कि थ्योरेटिकल आपको सब पता है लेकिन आप प्रैक्टिकली वो चीज नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल स्विम करके देखना पड़ेगा कि करेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणय, यही आपसे बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, क्लास 9th कितनी ज्यादा जरूरी है? आपने इसके बारे में हमेशा बात की है, मासेस के बीच में लोगों को बहुत ज्यादा समझाने की भी कोशिश की है, क्योंकि क्लास 9th को लोगों ने कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। तो ये कैसे हुआ सब? आज से ना 4 साल पहले हमने एक चैनल स्टार्ट किया था स्पेसिफिकली क्लास 9 के लिए। मतलब वो 9th-10th नहीं था, वो सिर्फ 9th क्लास के लिए चैनल था। और उसका रीजन सिर्फ ये था कि 10th के लिए आपको गाइडेंस अवेलेबल है,
10th के लिए आपको मटेरियल अवेलेबल है, 10th के लिए किताबें अवेलेबल है, राना सब But- बात करते हैं 10th की Exactly, ना, 9th की कोई नहीं करता। क्योंकि 10th बोर्ड्स है, फिर हाँ। पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, पेरेंट्स को लगता है कि 9th क्लास तो ऐसे ही होगी, राइट, बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे की लाइफ में सबसे ज्यादा टर्न अराउंड पॉइंट जो होता है वो 8th से 9th में जाना होता है, क्योंकि 9th में जब आप जाते हो तब साइंस नहीं रहता, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बन जाता है, तब वो 8 तक ईवीएस होता था ना, अब वो यहाँ जाके हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बन जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट बाइफर्केट हो जाते हैं, टीचर सेपरेट हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट को 3 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, और उसके बाद में बिकॉज वो एज ऐसी होती है जब आप बिल्कुल टीनेज पे आप पीक कर रहे होते हो, तो आपको मेंटली हार्मोनली इतने सारे चेंजेस फेस करने को मिलते हैं कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाते उस टाइम पे। एक तो एकदम से पढ़ाई का इतना लोड बढ़ जाता है, क्योंकि 9 से 10 का शिफ्ट बहुत ईजी है बहुत। कंपैरेटिवली, बट पढ़ाई का लोड बढ़ गया, मेंटल लोड बढ़ गया, हार्मोनली आप इतने ग्रो हो गए हो कि आपको और चीजें अफेक्ट करने लग गई, आपके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ गए। तो उन सब चीजों के लिए 9th क्लास मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉइंट है जब बच्चा अपनी आने वाली एटलीस्ट 4-5 साल का जो उसका कैरेक्टर है वो डिसाइड कर रहा होता है। आपने चेंज देखा है उसके बाद? अब डेफिनेटली देखा है। अभी बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया 9th क्लास में मैं मतलब 60% पे था, 50% पे था, अब 95-98% तक पहुंच गया हूँ क्लास 9th में। हमारी और एक 9th क्लास की स्टोरी भी है। हाँ। हमारा एक क्लास 9 में एक बच्चा था, उसके एग्जाम में कुछ 61-62% आ रहे थे, तो उसके पेरेंट्स ने उसे ये बोल दिया था कि अगर आप 9th में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हो तो इसके बाद आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आप दुकान आओ और दुकान आके आप बैठो, पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि उसके 9th में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे। पर उसके बाद जेन्युइनली हमारी उससे फोन पर भी बात हुई थी उस बच्चे से, उसने कहा था कि भैया मैंने आपके लेक्चर्स देखे थे, आपके नोट्स यूज किए थे, आपका कंटेंट कंज्यूम किया था, और मेरे 9th में 87% बने थे, तो अब मुझे स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा, अब मैं स्कूल जा सकता हूँ, अब मुझे दुकान हाँ, जाने की जरूरत अब दुकान मतलब अब हम उस दुकान जाने की जरूरत नहीं है। और मतलब आपके भी कंटेंट की अगर बात करें तो मैंने सुना आपने सॉन्ग्स बनाए हुए हैं पूरे हाँ जी। चैप्टर्स के लिए, तो उसके लिरिक्स आप ही लिखते हैं कि हाँ जी। आइडिया कैसे आया? बड़ा इनोवेटिव आइडिया है। हमने भी अपने टाइम पर ऐसे सोचा था कुछ ऐसा हो कि चीजें याद हो जाएं, बट कोई एक्चुअली कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, हाँ। जब आप एग्जाम देने जाते थे पहले, तो जो गाने सुन रखे थे वही दिमाग में घूमते थे ना? बिल्कुल बस, तो अगर हम चैप्टर्स को ही गानों में कन्वर्ट कर दे तो वो गाने घूमने लगेंगे, तो 4 बच्चों का भला ही हो जाएगा उससे। इसलिए ये हमारा थॉट था कि मतलब मेरा पर्सनली ये थॉट था कि ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर उठाया और उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट किया कि कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है। पहला गाना हम लेके आए तो वो सिर्फ 10वीं के बच्चों ने नहीं, पूरे इंडिया ने देखा वो, क्योंकि उस सबने गाने लिखा है? नहीं मतलब सबने लिखा नहीं, सभी लोगों ने देखा है वो। लिखा आपने ना? लिखा मैंने वो पूरा गाना। एक चैप्टर है 10th में नेशनलिज्म इन इंडिया नाम से, उसमें पूरी हमारी फ्रीडम का स्ट्रगल है, तो वो पूरा चैप्टर मैंने 8 मिनट के गाने में कन्वर्ट करके डाला है। अच्छा, एक गाना याद कर एक लो गाना तो आपका याद कर लो, चैप्टर हाँ, और उसमें हर चीज, हर इवेंट है, आप बुक खोलोगे आपको दिखेगा कि हर इवेंट उसमें है। ईयर भी है, मतलब जैसे हाँ। रोल अटैक 1990 में पास हुआ था, हाँ। तो उसके लिरिक्स है रोल अटैक ऐसा कुछ आगे 1919 तो डेट्स भी हैं उसके अंदर कितने लोग थे दांडी मार्च में, गांधी जी कितने लोगों को अपने साथ लेके गए, कितने माइल्स चले, कहाँ से कहाँ तक की दांडी मार्च हुई, वो सब चीजें उसके अंदर। अब लगता है काश हमारे टाइम पे ये सब होता। हमारे टाइम पर तो बस ऐसे लगता है डांटते हुए पढ़ाते थे। और तो फिर आप तो मल्टीपल टाइम टेडेक्स के स्पीकर रहे, 5 बार। हाँ जी। तो क्या मैसेज आपने हमेशा स्टूडेंट्स को देने की कोशिश की है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सब बात करते हैं, एंड ऑब्वियसली ना पीपल लुक अप टू यू व्हेन यू आर अ टेडेक्स स्पीकर, और आप तो 5 बार गए हैं। हाँ जी। टेडेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जितनी बार भी मैं गया हूँ वहां पे वो कॉलेज स्टूडेंट्स मेनली मेरे सामने रहे हैं। तो मेरी जो कॉलेज की लाइफ थी वो ऐसी थी कि यार जितना भी मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश करा वो कॉलेज लाइफ में करा है ना। तो मैंने जब भी टेडेक्स दी उसमें ये कोशिश करी कि यार बच्चों को खाली कॉलेज के अलावा और क्या चीजें कर सकते हो साथ में, जिससे कि खाली तुम एक डिग्री पे डिपेंडेंट ना रहो। वो सारी चीज जो मैंने सीखी वो सारा मैं टेडेक्स पे डिलीवर करता हूँ, वो जाके मैं बच्चों को बताता हूँ। कुछ बच्चे हैं जो मेरे को फिर मेल लिखते हैं कि भैया हाँ यार आपने ये सारी चीजें बताई, हमने भी साइड में ये चीज शुरू करी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी खुद की एजेंसी शुरू करी है, वो आज हमारे साथ कांटेक्ट में है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारी मार्केटिंग संभाल रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमारी स्टोरीज से इंस्पायर होके कि हाँ यार शोभित भैया ने कॉलेज में साथ में करा था, हम भी कर सकते हैं। उन्होंने साथ में शुरू करा, अपनी एजेंसी खोली, वो आज हमारी आपने मार्केटिंग देखा है संभाल रहे हैं। कि लोग इंस्पायर मेरे साथ हैं, वो कनेक्टेड है, मेरी टीम में है वो बच्चे। कुछ बच्चे तो ऐसे जैसे हमारी टीम में मतलब हमारा ना भले ही हमारा चैनल अलग है, हमारा ऐसा ब्रांड नेम अलग है, बट हमारे बहुत सारी चीजें कॉमन है। हमारे एडिटर्स कॉमन है, हमारे थंबनेल डिजाइनर्स वगैरह कॉमन है। तो हमारा जो कॉमन एडिटर है, जैसे 2-3 लोगों की टीम है हमारे पास में जो कोर एडिटिंग वाले होते हैं, तो वो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं।
और वो अभी कैसे कि वो शायद 11th या 12th के बच्चे हैं वो भी, तो उन्होंने 10th के बाद में मतलब उस टाइम से वो इतने इंस्पायर हो गए, पता नहीं उनको क्या एकदम लगा कि मैं अभी से चालू करता हूँ, और वो इतने एस्टेब्लिश हो गए कि वो 12th में आ गए और वो मतलब दे आर द मेन ब्रेड अर्नर्स ऑफ देयर फैमिली। तो वो स्टेट तक वो लोग पहुंच गए। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये कि उस एज में बच्चा, और बात ये नहीं कि बस बचपन में पैसा कमा लो और जैसे रील्स देख के एकदम इंस्पायर हो जाओ कि मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, सब बचपन में बड़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो बात भी नहीं है। बट ये कि आप एटलीस्ट अपने आप को एस्टेब्लिश करते हो तो आप मेंटली भी ग्रो होते हो, आपको चीजें पता चलती है, आप लोगों से मिलते हो, आप लोगों से बात करते हो। अब हमसे भी जब लोग बात करते हैं प्रोफेशनली किसी सेटअप में बैठते हैं, उनको पता होता है कि ब्रांड कैसे काम करता है, उनको पता होता है मार्केटिंग कैसे काम करती है या चीजें कैसे काम करती है दुनिया के अंदर। तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक छोटे बच्चे के अंदर इनकलकेट करना। तो हमको लगता है कि वो एक डिफरेंट टाइप की जीत हमको महसूस होती है उसमें। जीत की यहाँ पर बात हो रही है, तो मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने ये भी सुना है कि आपने तो कई बड़े एडटेक जायंट्स के बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो मतलब पैसा ड्राइविंग फोर्स नहीं रहा है आपके लिए ना, तो क्या मोटिवेशन रहा है हमारे लिए? वही जो जीत मैंने बोली ना, हाँ। जब कोई बच्चा आके बोलता है कि भैया मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हर बच्चे के 98 99 आए, मुझे इस बात से फर्क ज्यादा पड़ता है कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल फेल होने वाली स्टेट पे था, अगर आज वो 80 85 90 तक भी पहुंच गया ना, तो वो मेरे लिए बड़ी जीत है, क्योंकि उसको मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखता हूँ बच्चे का, तो वो बड़ी जीत हो जाती है। अब ऐसे जब ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं तो वो जनरली क्या करते हैं कि आप आ जाओ हमारे साथ में, हम कोर्सेज निकालेंगे और इतना होगा, इतना पैसा छाप लेंगे, और फिर हम अल्टीमेटली ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट व्हाई वी केम हियर इन द फर्स्ट प्लेस। अगर ये करना होता तो डे वन से मोटिव होता। वी आर नॉट हियर फॉर मनी, वी आर नॉट हियर फॉर मनी, वी आर हियर टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, और वो इम्पैक्ट देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए, और अभी भी वो काफी हद तक बचा है, हमको उसको और अंदर तक पेनिट्रेट करना है देश के अंदर। लाइक जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका टैगलाइन ही है कि हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो हमारा ये मोटिव है कि यार वो सारी चीजें जो बड़े बड़े ऑफर्स हैं वो एक साइड है, वो तो बाद में भी हो जाएगा। अभी जो बच्चा हमें देख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, हम टेडेक्स में जाके अपनी स्टोरीज सुनाते हैं। मैं ये नहीं चाहता उस स्टोरी में मैं ऐड कर दूं कि मैं बिक गया। अगर मैंने स्टोरी में ये ऐड कर दिया तो फिर बच्चे को ये लगेगा ना कि हाँ यार एट द एंड तो यही था। तो ये चीज नहीं ऐड करना चाहते, इसलिए वो सारे जो ऑफर्स है ना उनको साइड में रख के बच्चों के बारे में फोकस और किया क्या जाए। समझदार भी बहुत है, जो जेनजी जनरेशन है ना, ये क्वेश्चन भी करती है और ये समझ भी बहुत जल्दी जाती है, क्योंकि उन्होंने हमें ट्रस्ट किया है। मतलब वो हमें एज अ फिगर देखते हैं कि नहीं मैं इनसे पढ़ना चाहता हूँ, और हमारे पास ठीक है रहने के लिए घर है, चलने के लिए गाड़ी, खाने के लिए खाना है, तो इससे ज्यादा क्या करेंगे इतने बड़े ऑफर का, जो है उसके साथ ही हम अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, इतना क्वालिटी आप कंटेंट बनाते हैं और वो फ्री में देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके तो वीडियोस देख देख कर मैंने सुना 95% प्लस लोगों ने स्कोर किया साइंस में। हाँ जी, तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था जब मैं 19 साल का था। 19 साल? हाँ जी, तो ये बात है कोविड के टाइम की। उस समय पर ना कैसा था कि इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा वॉइड था ऑफ क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि पेड बैचेस थे, पेड कोर्सेज थे, लेकिन फ्री में क्वालिटी कंटेंट, मतलब लेक्चर लगे कि सिनेमा चल रहा है, ऐसे कुछ वीडियोस नहीं थे। तो तब मैंने और प्रणय ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, एक लेक्चर डालते हैं यूट्यूब पे जो पूरा मूवी स्टाइल का हो, जहां पर हम मूवी के, मतलब मैं और प्रणय उसके कैरेक्टर्स हैं और हम एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो एक पूरी मूवी चल रही है। अच्छा, नॉट जस्ट अ नॉर्मल लेक्चर। हाँ जी, तो हमने वो किया, और पहले ही दिन जितने भी 3-4 बड़े उस समय के एडटेक जायंट्स थे, उनका हमारे पास कॉल आ गया था कि वी वांट टू वर्क विद यू। सो ये तब की बात है, व्हेन आई वाज 19। अब तब मेरे लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था कि अरे बाप रे इतने सारे ऑफर्स, बट देन आई रियलाइज नहीं, ये वॉइड ही तो मैं फिल करना चाहता हूँ, और इसीलिए हमने फिर वो कंटिन्यूड रखा आगे। शोभित, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपसे अभी सवाल पूछना है मुझे। एक बात बताएं, ऐसा आपको कैसे पता कौन सा सवाल आने वाला है? क्योंकि आपका कंटेंट पढ़ के तो बच्चे 100 में से 100 ला रहे मैथ्स में। तो मैथ्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को इतना डर लगता है, और 100 on 100। लास्ट ईयर मतलब मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ ना, तो मैं बोर्ड पे सबसे पहली चीज लिखता हूँ एम 100/100 इन मैथ्स, कि 100/100 आने चाहिए। और मतलब ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो सकता है। लास्ट ईयर मेरे पास प्रूफ है, मैंने बच्चे दिखाए हैं जो उनके जूनियर्स हैं, उनको दिखा रखा है कि देखो तुम्हारे सीनियर का आज रिजल्ट आया है, ये रहा 100/100 100/100 100/100 100/100। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 50-100 बच्चे थे जिनके 100/100 आए थे, जो हमसे पढ़े थे, और उन्होंने बोला है कि हाँ भैया आपसे पढ़े, तो प्रूफ भी है। उसका रीजन ये है कि जब मैंने टीचिंग लाइन में मैं घुसा था, तो मेरे को ये था कि यार खाली ऐसे नहीं आना कि नॉर्मल और टीचर आए थे पढ़ा के चले गए, तो एक नाम शोभित निर्वाण भी हो गया और वो पढ़ा के चला गया। मैंने कहा इम्पैक्ट ऐसा मारना है कि अगर कोई बच्चा शोभित निर्वाण से पढ़ा है तो वो क्वेश्चंस उठ के आए हैं, उसके लिए जो रिसर्च थी उसमें मैंने बहुत टाइम दिया,
मतलब हमारा जो क्रैश कोर्स आया था उससे मेरे को याद है मैंने अराउंड 4-5 महीने पहले जितने भी बोर्ड के एग्जाम पेपर्स थे 2001 से लेके 2022 तक, क्योंकि 23 में हमारा पहला क्रैश कोर्स आया था, तो 2001 से लेके 22 तक के जितने भी पेपर्स थे उन सबको एनालाइज करा, उन सबको सामने रखा कि भाई इस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक सीबीएसई ज्यादा पूछती है। तो जो मेरे को वो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो वर्क करी वहां पे कि भाई ये सीबीएसई रेगुलर पूछ रही है, इस साल भी आएगा। मैंने जो पहला क्वेश्चन लिखा वो पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड एग्जाम में। तो वो चीज रिपीट हुई तो बच्चे कहते हैं कि हाँ यार भैया जो आपने पढ़ाया वो सेम उठ के आ गया, सेम उठकर आ गया, इसीलिए स्लोगन फेमस हो रहे हैं, यानी 10th मतलब शोभित भैया। हाँ, वो स्लोगन भी वही से सारा फेमस हुआ कि हाँ यार अगर 10th में घुसे हो और 10th में तुम्हें मैथ्स पढ़नी है तो तुम शोभित भैया को कंसीडर कर सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये और बच्चे नहीं बोल रहे, सीनियर्स बोलते हैं। बच्चे ऐसा बोलते हैं कि आप मतलब आप पेपर लीक कर देते हो। हाँ, मैं वही बोला, रिग्ड है, कुछ दाल में काला तो हुआ है। हम ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम फोन लगाते और हमको फटाफट 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं कि पक्के पक्के आने वाले। हम जो PYQs देते हैं, जो ऐसे लिस्ट निकालते हैं क्वेश्चंस की, चाहे वो SST हो, मैथ्स हो, साइंस हो, वो होते ही ऐसे हैं कि हमको पता है कि यार ये टॉपिक से तो पक्का पूछेंगे। अब जनरली क्या होता है पर्टिकुलरली SST वाले सब्जेक्ट के अंदर कि आंसर्स वही होते हैं, क्वेश्चंस घुमा देते हैं, मतलब एक्टिव को पैसिव में कर दिया, उसकी डेट आगे पीछे कर दी, उसको गोल घुमा दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब चेंजेस हुए हैं, ये सारे हमारे टाइम पर नहीं हुए। पहले तो क्वेश्चन भी वही आता था कि आप NCERT खोल के देखो, अरे यही सवाल आया है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि आंसर डिफिकल्ट नहीं SST का क्वेश्चन समझना डिफिकल्ट है कि वो पूछ क्या रहा है। एक बार समझ में आ गया क्या पूछ रहा है तो आंसर तो वही है, डिकोड करना करेक्ट, कुछ भी नया नहीं है, बस वो क्वेश्चन घुमा देते हैं उसमें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैथ्स के बोर्ड का एग्जाम था, बोर्ड का एग्जाम सुबह 10 बजे शुरू होता है, मैं सुबह 4 बजे लाइव गया था। आपने जो इंट्रोडक्शन में बोला ना कि 1,70,000 बच्चे, वो 1,70,000 बच्चे सुबह 4 बजे लाइव बैठे थे। वो व्यूज नहीं है, वो लाइव कंकरेंट व्यूअर्स हैं जो सुबह 4 बजे बैठे थे। तो अगर मेरे सामने 1,70,000 बच्चा बैठा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरे को डर भी लग रहा था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि यार इनको ऐसी चीज अब बता दो जो चीज आए। तो जो मेरा कंटेंट बनाया था, मैंने जैसे आपको बताया, होपफुली उसका जो सबसे पहला सवाल था वो बच्चों के एग्जाम में उठ के आ गया। तो बच्चों ने कहा भाई पेपर लीक हो गया। मैंने कहा भाई मुझे मत फंसाओ, मैं मेरे को मत अंदर करवाओ, कोई लीक नहीं हुआ। लोग आपको लीक कर देते हैं। उनका कोई लीक नहीं हुआ है, जो रिसर्च करी थी वो वर्क करा है, वो सवाल जो मैंने बताए वो उठ के आए हैं, बस इतना हुआ है। इसमें एक मैराथन की बड़ी फनी स्टोरी मुझे याद आ रही है। जब मैंने 9th की मैराथन ली थी तो उसमें क्या होता है कि हमने वो चीजें, जैसे जो बच्चा साल भर में नहीं पढ़ पाया वो उसको 6 घंटे में पढ़ाना था। अब वो 9th क्लास की मैराथन उस टाइम पे इतनी पॉपुलर हुई थी कि ट्रेंडिंग सेक्शन में ना आज तक और वो वाली मैराथन जो हो रही थी, तो वो अभी मुझे एकदम वो लोगो देख के याद आया कि हम आज तक के साथ में ट्रेंडिंग सेक्शन लाइव का शेयर कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा था वो देख के कि हम इतने बड़े न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ में हमारा भी लाइव सेशन वहां पर यूट्यूब ट्रेंडिंग में चल रहा है। सीबीएसई में चेंजेस भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, मुझे लग रहा है बिल्कुल नया फॉर्मेट है, बिल्कुल चेंजेस हो गए हैं, क्वेश्चंस अलग तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चंस MCQs काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस करे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा और MCQs भी जो इंट्रोड्यूस किया ना वो ऐसे नहीं है कि बहुत इजी से हैं, कुछ भी क्वेश्चन मतलब बुक से उठा के डाल दिया, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पहले 3 नंबर में आते थे अब वो 1 नंबर में आते हैं। अच्छा, आप तीनों से अब आखिर में एक सवाल है, एक टिप मुझे बताना, क्योंकि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो करना क्या है एक लाइन में ताकि बेहतर स्कोर कर सके, दिमाग शांत रहे। हमारे लेक्चर्स देखना है बस। अच्छा, ये तो एक वर्ड में ही खत्म हो गया, मुझे लगा एक लाइन का होगा। ये तो है ही, ऑफ कोर्स हमारे लेक्चर्स देखना है। उसके अलावा भी अगर आपको फिर 95 से और 99 तक जाना है तो हमने जो कंटेंट दिया है वो यूज करना है, दैट्स इट। मैं मतलब सिर्फ क्लास 10 ही नहीं, क्लास 9 के भी एग्जाम्स आने वाली है, तो दोनों ही क्लासेस के बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ कि यार दिमाग पर ज्यादा लोड नहीं लेना है। मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत डरो, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेस्ड आउट, बिल्कुल ऐसे मत रहो कि बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत रखो, बट बिल्कुल उसमें पगला नहीं जाना कि अरे अब तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। हैवॉक क्रिएट नहीं करना है, किताबों का भंडार नहीं रखना है। जिस टेबल पे आप पढ़ रहे हो उस पे जो आप पढ़ रहे हो उसकी एक किताब और एक आपकी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप नोट्स लिख रहे हो, और दिमाग को शांत रख के पढ़ना है। अभी टाइम है, हो जाएगा। थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, साल भर से नहीं किया ना, अब कर रहे हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी, बट हो जाएगा। 9th के हो या 10th के हो, इस वाले माले को ना थोड़ा सा खाली रखो टेंशन से, तो आप ज्ञान ले पाओगे उसके अंदर। मेन चीज है कि एक लिस्ट
बना लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे चैप्टर्स अभी तक नहीं कवर हुए हैं, उस लिस्ट को सामने चिपका लो कि भाई हाँ ये है लिस्ट, अब इसको मेरे को रोज का एक एक चैप्टर या रोज के दो दो चैप्टर जितना टाइम हमारे पास बचा है वो क्रॉस करते जाओ। जैसे जैसे वो चैप्टर कटते हुए दिखेंगे ना, अपने आप मोटिवेशन ज्यादा होगा, अपने आप मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर तुम शायद अच्छा स्कोर कर पाओगे। मतलब सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, काम खुद को रखना। बहुत important। और हम ये भी कहते हैं कि ये कोई यूपीएससी या जेई के एग्जाम नहीं है जो आपकी लाइफ डिसाइड करती है, या अगर इसमें कम नंबर आ गए तो करियर पूरा खत्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, ये आगे तो लगता ही है ना बच्चों को, हाँ, एक एग्जाम हम जिस क्लास में होते हैं ना वो क्लास सबसे इंपॉर्टेंट लगती है। आप 10वीं के मार्क्स कभी याद भी नहीं रखोगे बाद में, और हमको फिर अगली क्लास में जाके कहते हैं 9 तो क्या ही थी। हाँ हमको याद रखने पड़ते हैं, हमको याद रखने पड़ते हैं क्योंकि हमको बताना पड़ता है। पर बाकी हमारे क्लासमेट से पूछो, उनको किसी को नहीं पता 10th के मार्क्स कितने थे। तो इतना सीरियसली नहीं लेना खुद को, बस करते रहो पढ़ाई, आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे ट्राई करेंगे। हो जाएगा। तो मतलब एक पेपर भविष्य नहीं तय करने वाला, फ्यूचर Exactly. आपका हाँ, बिल्कुल। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ाई पढ़ो नहीं मत, करो। इसका मतलब ये नहीं है पढ़ो। अरे भैया ने बोला था अरे पेपर फाड़ के फेंक दो। अब पेपर फाड़ देंगे। मम्मी को देखो वो इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि एक पेपर डिसाइड नहीं करना फ्यूचर। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आज हमने यही सीखा है तीनों से कि ये जरूरी नहीं है कि कितना आप पढ़ रहे हो, पढ़ तो आप रहे हो, लेकिन सही स्ट्रैटेजीज और किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के बारे में आपको आज बताया, और मेंटल बैलेंस मेंटेन किस तरह से करना है, ये सब बहुत जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट्स के वैल्यूएबल सजेशंस आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि टिप्स और टेक्निक्स आपका स्ट्रेस कम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे और बेटर रिजल्ट्स अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू। बाय बाय।